बरेली जैसे जगह पे ये घटना हुई है। कानून व्यवस्था के नाम पर वायलेंस को जिस तरीके से जस्टिफाई किया जाने की एक परंपरा चल गई है, उसी का परिणाम है कि अब वो मॉब लिंचिंग का काम जो है आगे बढ़ रहा है और दलित युवक की जो घटना घटी है उसी कारण घटी है। सर, इसमें आखिरकार क्या वजह है कि जो ये भीड़ के द्वारा हत्या होती है या भीड़ तंत्र हम कहें, और कई राज्यों में ये लगातार देखा जाता है कि आए दिन इस तरह घटना होती है। आखिरकार क्या वजह, कहाँ पर फेल्योर साबित हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन? जब सरकार भीड़ तंत्र को बढ़ावा देगी, आपने देखा कि कितने संगठन ऐसे सामने आ गए हैं। एक गाय से रिलेटेड संगठन है, तो दूसरा किसी और धर्म से रिलेटेड संगठन है। अभी नया संगठन चला है, आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद। तो सरकार की जो कार्यशैली है, ये कार्यशैली पर सवाल उठता है। जब सरकार एक न्याय के दंड से सभी को दंडित करेगी, तो किसी वर्ग विशेष में हिम्मत नहीं होगी कि वो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं जो है करे और किसी की हत्या करने पर उतारू हो जाए। सर, अभी आप जो जिक्र कर रहे थे कि एक नया ट्रेंड मत के पोस्टर लेकर के निकल रहा है, कोई आई लव महादेव का प्ले कार्ड लेकर निकल रहा है। कल वैसी साहब बिहार में थे और उन्होंने इस चीज का जिक्र करते हुए कहा कि हमें अपना धर्म मानने का हक है, हमको दूसरे धर्मों से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन हम अपना धर्म मानेंगे और ये इसको कोई दबा नहीं सकता है। ये सवाल तो हमारे संविधान में भी है और हम इसी सवाल को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकारों को कटघरे में खड़ा करते हैं कि अपने भगवान को याद करना, अपने नबी को याद करना, ये कहाँ से क्राइम होता है, कहाँ से अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन इसी को आधार बना करके जब सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन करती है, अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करती है, तो रायबरेली की घटना होना स्वाभाविक हो जाता है और जनता इससे उत्साहित होती है और ऐसी घटनाएं घटती है। राज्य सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, वो सारी सरकारों को अपनी कार्यशैली पर पुनर्विचार करना चाहिए। सर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक है। किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, उनका ये कहना है कि यहाँ तक कि इंदिरा गांधी ने भी कभी देश के बाहर देश के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट को अलग करना चाहते हैं, मणिपुर को अलग करना चाहते हैं, दूसरे राज्यों को तोड़ना चाहते हैं, ये रिजिजू साहब का कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नहीं। अगर प्रधानमंत्री विदेश में जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करें और प्रेस से सवाल लें, तो उनको तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब राहुल जी प्रेस के सामने आते हैं और पूरी दुनिया में घटी हुई घटनाओं का संज्ञान सबको रहता है। आज इंटरनेट के युग में अब कोई बात किसी से छिपी नहीं रहती है। दुनिया में घटी घटनाओं का जिक्र जैसे भारत के लोगों को पता चलता है, वैसे भारत में घटी घटनाओं का जिक्र दुनिया के कोने कोने में लोगों को पता चलता है। मीडिया से जुड़े हुए लोगों को तो सबसे पहले पता चलता है। तो जब किसी नेता प्रतिपक्ष हो चाहे नेता सत्ता पक्ष हो, यदि कोई विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है तो मीडिया जन उसे सवाल करेंगे। तो जो वास्तविकता है उसका जवाब वास्तविकता के आधार पर तो देना ही पड़ेगा। अब उसको सौभाग्य मानिए दुर्भाग्य मानिए, हमारे प्रधानमंत्री जी कभी मीडिया से सवाल लेते नहीं, इसलिए वो जवाब देने की स्थिति में नहीं रहते हैं, तो वो विपक्ष के नेता पर सवाल करते हैं। सर,
चुनाव आयोग के लिए घोषणा होनी है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि इस बार बिहार का मूड बदलाव का है, लोग सरकार बदलने के पक्ष में है। क्या कहना है सर आपका? देखिए, सबसे पहले जो घोषणा होगी वो सरकार के द्वारा लिखे स्क्रिप्ट के आधार पर चुनाव आयोग एक फेज में कराएगा कि 2 फेज में कराएगा, ये पहले से तय हो चुका है। उसे केवल प्रेस के सामने बताना है। दूसरा, जब वो सत्ता पक्ष के साथ मिलकर के चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण कराएगा तो निष्पक्ष चुनाव होना इस लोकतंत्र में संभव है नहीं। तो मेरा अनुरोध है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने तंत्र में सुधार करना चाहिए और अपने अंदर जो गरिमा है, जो केंद्रीय चुनाव आयोग की गरिमा है, उसको बनाए रखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि एसआईआर का जो मुद्दा है वो नतीजों पर प्रभाव डालेगा? एसआईआर अगर ठीक तरीके से हुआ होगा तो ये चुनाव आयोग ने जिस तरीके से पुनरीक्षण किया है उसमें ज्यादातर गरीब समाज के लोग उससे वंचित हो गए हैं वोट देने से। अब आज सवाल ये उठता है कि जो हमारा गरीब समाज वोट देने से वंचित हो जाएगा तो क्या वो सरकारी जो सुविधाएं उसको मिलती है उसके पाने का हकदार होगा? क्योंकि उसकी तो नागरिकता ही संदिग्ध हो गई कि वो हमारे देश का नागरिक है कि नहीं। वो इतने वर्षों की आज़ादी के बाद भी वो साबित नहीं कर पा रहा है कि वो इस देश का नागरिक है, वो इस लायक है कि इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित कर सके। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये तो जिम्मेदारी हमारे चुनाव आयोग की है कि सबको इसमें समाहित करे और सबको अधिकार दे कि वो सब लोग अपने मतों का अधिकार का प्रयोग करें। लेकिन एसआईआर ठीक उसके उल्टा काम करता है कि कितने लोगों को वो छांट दे। आप कल्पना कीजिए 70 लाख लोगों को एक प्रदेश में, जहाँ जिसकी आबादी जो है 7-7.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, उसमें 70 लाख लोग को मताधिकार करने से वंचित कर दिया जाए। तो ये क्या बताता है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग अपने जो उसकी जो मूल कार्यशैली है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट कराए, वो उससे भटक नहीं रहा है। तो यह देश और देश के लोग इस बात को अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि बिना वोट चोरी किए ये सरकार सत्ता में नहीं आ सकती दोबारा। तो उस पर पूरा का पूरा उसका ध्यान है, प्रयास है। अब सफल कितना होता है, असफल कितना होता है, देश और उस प्रदेश की, बिहार प्रदेश की जनता तय करेगी।